सतराम जोहार सत श्री अकाल जय भीम नमो बुद्धाय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सत्तामी। आज के खास विषय को लेकर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं श्यामलाल भार्गव साहब। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव साहब, जय भीम। हाँ, जय भीम सर, जय भीम। जैसा कि पिछले कुछ समय से जो संविधान की विभिन्न अनुच्छेद कर पर हम लोग अपनी एपिसोड चला रहे हैं और उस संदर्भ में बातें लगातार विभिन्न विषयों पर हो चुकी है और आज हम अपने मेहमान जो श्यामलाल भार्गव साहब हैं उनके साथ मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल उनका डिस्कनेक्शन हमारे साथ अभी टूट चुका है और उनके आते तक हम संविधान के विभिन्न पहलुओं पर जो चर्चा हुई है उसको आप देख सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम संत महापुरुषों की विचारधाराओं पर भी एपिसोड चला रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में संत बाबा गुरु घासीदास जी की जीवनी पर चला रहे हैं। और आज हमारे साथ में श्यामलाल भार्गव साहब और राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बंजारे सर और भार्गव सर। मैं आज की इस विषय पर जो मौलिक कर्तव्य है आज का हमारा, उस विषय पर मैं श्यामलाल भार्गव साहब से चाहूंगा कि आज के खास विषय पर मौलिक जो कर्तव्य है जो संविधान में हमें मिला हुआ है उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं श्यामलाल भार्गव साहब से चाहता हूँ कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात विस्तार करें। श्यामलाल भार्गव साहब। तो आज का जो विषय है मौलिक कर्तव्य, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मौलिक कर्तव्य को समझने से पहले मौलिक अधिकार को भी समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो देश की जनता को दिया जाता है और साथ ही साथ सरकार के जो निरंकुश शक्ति है, सरकारें अक्सर जो है शक्तियां पाकर के निरंकुश हो जाती है, जनता के अधिकारों का हनन करती है। तो उस निरंकुश शक्ति में अंकुश लगाने के लिए मूल अधिकार को दिया जाता है। लेकिन मूल अधिकार का ही होना काफी नहीं है। इंसान को मौलिक कर्तव्य को भी निभाना जरूरी है। अधिकार के साथ साथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार सरकार के निरंकुश शक्तियों को कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको ये चेताता है कि आपका भी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार लेना है तो ये जो ड्यूटीज हैं आपका, उसको आपको पूरा करना है। तब जाकर के कंप्लीट जो है इंसान को इंसान बनाता है ये सारे अधिकार जो हैं। तो मौलिक अधिकार में 51 का ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मैं उसको मौलिक अधिकार बोल दिया था, सॉरी। मौलिक कर्तव्य पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मूल कर्तव्य में क से लेकर के ट तक के कर्तव्य दिए गए हैं। पहला जो कर्तव्य है, संविधान का पालन करना है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना है और उनके आदर्शों को, उनके संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये हमें संविधान ने ड्यूटी दिया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उसका पालन करना है। ये हमारा ड्यूटी है।
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उससे अक्षुण्ण बनाए रखना है, ये ड्यूटीज है। देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ये हमारा ड्यूटीज है। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है, ये हमको संविधान की ओर से ड्यूटी दिया गया है। प्रकृति, पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, ये हमारा ड्यूटी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ये भी हमारा ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति को अक्षुण्ण रखना है, हिंसा से दूर रहना है, ये भी ड्यूटी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ये भी हमारा ड्यूटी है। और माता पिता या संरक्षण जैसे भी स्थिति में हो, अपने उस बच्चे की जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करना है, ये ड्यूटीज है। सम्मानित साथियों, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो आज इस विषय में से जो सबसे बड़ा ड्यूटीज है, जिससे देश उत्तुंग शिखर पर पहुंचता है, देश का विकास होता है, देश के लोगों में आपसी भाईचारा और मानवता का विकास होता है, जिसमें तर्कशीलता बढ़ती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, वो है 51 का कजा। मैं आज इस विषय पर थोड़ी सी अपना विचार शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ड्यूटीज है कि अंधविश्वास से दूर हमें देश के प्रत्येक नागरिक को खुद भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है और देश के नागरिकों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताना है। इसी प्रकार से ज्ञान अर्जन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी रेशनलिटी, रेशनल बनाना है देश के प्रत्येक नागरिक को। जब वो रेशनल बनेगा देश के नागरिक और उसमें वैज्ञानिक चेतना आएगा, तो वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझेगा। और जैसे ही वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझेगा, तो जो पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो अंधविश्वास है, पाखंड है, कुरीतियां हैं, उससे वो जो है निजात पाएगा और सुधार की भावना का अपने को विकास करना है। ये मानववाद के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम ये कहते रहे हैं, अक्सर कहते हैं, लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि फला फला चीज जो है अवैज्ञानिक है, पाखंड है, अंधविश्वास है। तो जब हम ये कहते हैं, जो लोग जो है थोड़ा बहुत विज्ञान को जानते हैं, वो कहते रहते हैं, तो अगर हमको किसी को कुरीति के बारे में बताना है, ये कुरीति है, या अंधविश्वास है, या पाखंडवाद है, तो उसको बताना है तो उसको आपको प्रमाणित करना होगा। और प्रमाणित करने के लिए विज्ञान से बड़ा और कोई अस्त्र नहीं हो सकता है। आज के इस युग में जो हम इतना विकास की ओर गए हैं, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का देन है। विज्ञान ये
सारे चीजों को बता देता है, प्रूफ कर देता है कि ये चीजें जो है फैक्ट है। और विज्ञान के बदौलत आज हम जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे हम कपड़ा पहन रहे हैं वो भी विज्ञान है, चाहे हम भोजन कर रहे हैं वो भी विज्ञान है, पानी पी रहे हैं वो भी आजकल का विज्ञान ही हो गया है, मिनरल वाटर पीते हैं। आवागमन के साधन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कल कारखाना विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञान की शोध से हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर जो है अवैज्ञानिकता को अगर जो है हमको खत्म करना है, पाखंडवाद को खत्म करना है, इसका ड्यूटी हमें भारत के संविधान के 51 का केजा में दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इसको जो है अपने को अपनाना है। तो अपने को कुछ साइंस के जो सब्जेक्ट है उसको समझना जरूरी है। और साइंस के सब्जेक्ट को समझने के लिए तो सबसे पहले तो ये हमको समझना होगा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, फिर उसके बाद में ये धरती कैसे बनी, और धरती बनने के बाद में ये जीव, तरह तरह के जीव जंतु ये कैसे बने। ये विज्ञान ने इसको हमको बड़ी इजली के साथ में आज के तारीख में समझा दिया है। अगर हम इसको समझते हैं जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, वो धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग से हटते चला जाएगा और हम देश को उत्तरोत्तर वैज्ञानिक चेतना की ओर लेकर के चले जाएंगे और तर्कशीलता जो है लोगों में विकसित होगा। तो आइए मैं थोड़ा सा ये ब्रह्मांड कैसे बना इसके संबंध में थोड़ा अपना बात बताना चाहूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो ये जो यूनिवर्स हमको जो ये पूरा ब्रह्मांड अपने को ऐसा दिखाई देता है और उसमें जो है गैलेक्सीज दिखाई देता है, सौर मंडल दिखाई देता है और सौर मंडल के अंदर में जो ग्रह है वो अपने को दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमको जो है ये नीचे जब अपन आते हैं तो पृथ्वी दिखता है, फिर उसमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और तरह तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो ये हमारे मन में विचार उठता है कि ये सब कहाँ से आया है। और ये आज की ये विचार नहीं है, ये सदियों से ये विचार इंसानों के दिमाग में चलते रहा है जब से इंसान बना है। और जब वो ये विचार चलते रहा है पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने में लोगों की जो समझ है वो विकसित नहीं होने के कारण वो जहां तक वो देख पाते थे उतना तक ही वो समझ पाते थे और वो कल्पना करते थे कि ये चीज कैसे हुई, इसका कोई बनाने वाला होगा। ऐसा करके उन्होंने वो कल्पना शुरू किया। जैसे शुरुआती दौर में जो इंसानों की दिमाग विकसित हुई तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो है चांद 15 दिन के बाद में निकलता है और 15 दिन वो डूब जाता है, उनको समझ में नहीं आया होगा। सूरज जो है रात को छिप जाता है और दिन को उजाला करता है, ये क्यों छिपता है, क्यों उजाला होता है। आंधियां आती है, तूफान आता है, ओले गिरते हैं, बरसात होती है, लोग बीमार हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। कई आदमी तो ऐसे हैं जो लंबे समय तक जीवित रहने के बाद मरते हैं, कई तो ऐसे हैं बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। ये चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो वो जो आसपास जो लोग देखते थे इस प्रकार से चीजें, और वो जब देखते थे तो उनको ये बात समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। तो आदमी रीजनिंग करता है, कल्पना करता है। जब बात समझ में नहीं आता है तो कल्पना की ओर उसका ध्यान जाता है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ये जो ब्रह्मांड है और ये जो पूरा सृष्टि है, इसका बनाने वाला कोई न कोई डायनेमिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो इस पूरे सृष्टि को बनाता है और चलाता है, क्योंकि वहां तक ही उनका समझ था। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो
एरियस थे। जैसे आप देखिए उधर अमेरिका, रूस, जापान, चीन, उधर की कल्चर अलग है, उधर की भगवान भगवती अलग है, हमारे इंडिया में भगवान भगवती अलग है। तो जहां जहां लोग जो है जिस हिसाब से जो है कल्पना कर सकते थे, उन हिसाब से उन्होंने कल्पना किया अलौकिक शक्ति का, कि अलौकिक शक्ति ने ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जैसे किसी ने कहा नाथ और गैब ने बनाया, इसी प्रकार से ईसाइयों ने कहा एडम स्मिथ ने बनाया पूरे ब्रह्मांड को। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में कई किस्म की इसकी थ्योरीज है। कोई कहता है मनु और शत्रुपा ने बनाया पूरे ब्रह्मांड को, जीव जंतु बनाया, मनुष्य बनाया, नीति नियम बनाया। एक और थ्योरी है, वो कहता है पुरुष और प्रकृति ने बनाया। एक और थ्योरी है, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे थ्योरियां हैं। इसी प्रकार मुसलमानों में आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को अल्लाह और ईश्वर ने बनाया। तो इस किस्म से जो है थ्योरी चलती थी उस जमाने में, क्योंकि लोग ये कैसे बना इसको समझ नहीं पाते थे। सिर्फ कल्पना के आधार पर सारी चीजों का वो रीजनिंग करते रहते थे कि ऐसा हो सकता है, और लगातार उसको मानते मानते वो उनके दिलो दिमाग में इस किस्म से रस बस गया कि उसको छोड़ना आज भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद में 16वीं शताब्दी के आसपास में वैज्ञानिकों ने खोज शुरू किया। सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी में आप गैलीलियो का नाम सुने होंगे, गैलीलियो गैलीली। तो उन्होंने सामान्य दृष्टि से भी ज्यादा देखने वाला दूरबीन का आविष्कार किया, और दूरबीन का आविष्कार करके उन्होंने दूरबीन को आसमान की ओर लगाया, ब्रह्मांड की ओर लगाया। तो उनको पता चला कि ये जो ब्रह्मांड है जो हम देखते हैं इतना ही नहीं है, इससे भी कहीं बड़ा है। और ये जो सूरज हम देखते हैं वो दिखाई देता है, वो घूम रहा है, लेकिन वो घूमता नहीं है, बल्कि ये जिस धरती पर हम खड़े हैं वो धरती सूरज का चक्कर लगाता है। जब उन्होंने दूरबीन बनाया, देखा, तो उनको पता चला। और ये धरती जो है ये चपटा नहीं है, हमें दिखाई देता है चपटा, लेकिन ये धरती चपटा नहीं है, गोल है। ये गैलीलियो ने हमें बताया। लेकिन उस समय की धार्मिक मान्यताएं थी सारे धर्मों में कि जो है सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 7 घोड़ा लेकर के निकलता है, और फिर जो है घूम 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 करके रात करता है और सुबह करता है, और ये पृथ्वी चपटा है, गोल नहीं है। भूकंप जब आता है तो जो शेष नाग है वो अपने फन में इस धरती को उठाया है, वो जो है शेष नाग नागिन जो है वो फिर से उसके ऊपर में भार डालता है, तो ये धरती हिलता है, भूकंप आता है। इस किस्म से जो है उस समय मान्यताएं थी, उनको जानकारी नहीं था। उसको जो है गैलीलियो ने बदलने का कोशिश किया, उन्होंने बताया। जब ये उन्होंने बताया शुरुआती दौर में गैलीलियो ने, तो धार्मिक जो गुरु थे उनके दुश्मन हो गए, बोले ये हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहा है, ये ऐसा नहीं है जो हम कहते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया वही सच है। अरे गैलीलियो झूठ बोल रहा है। गैलीलियो के ऊपर में प्रेशर डाला गया कि आप माफी मांगो, अन्यथा आपको सजाएं दी जाएगी, मौत की सजा। और उसको जो है उन 1609 में कैद कर लिया गया। 1609 में गैलीलियो कैद हुआ, 6-7 साल तक अपने ही घर में कैद रहा, लेकिन अंत में मजबूर होकर के वो माफी मांगा। लेकिन माफी मांगते मांगते भी उन्होंने ये कहा धीमी आवाज में, धीमी शोर में, मैं माफी जरूर मांग रहा हूं, बोला मैं माफी मांगता हूं मैंने जो कहा है, लेकिन ये पृथ्वी जो है घूमता है। गैलीलियो ने बताया घूमता है। और यहां से फिर जो है विज्ञान धीरे धीरे करके डेवलप होता है 16वीं सदी की शुरुआत से, और फिर साइंस जो है डेवलप करते करते सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है। आइए हम थोड़ा सा अब आगे आते हैं कि ये साइंस जो है डेवलप करते करते कहां तक पहुंचा है।
साइंस के हिसाब से जो जो ब्रह्मांड जो आया, उसका जो मेन जो थ्योरी है उसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग से ये ब्रह्मांड बना। और बिग बैंग का जो थ्योरी है वो आज की नहीं है, 100 साल पुराना थ्योरी है। 100 साल से बिग बैंग का थ्योरी आज तक चल रहा है। अनेक वैज्ञानिक आए, अनेक धार्मिक गुरु हुए, किसी ने इस बिग बैंग थ्योरी का विखंडन नहीं कर पाया, इसको झुठला नहीं सका। तो बिग बैंग थ्योरी का कैसे हम लोगों को पता चला, ये अपन हम जानेंगे तो ब्रह्मांड कैसे बना ये हम जान सकते हैं। और जब ब्रह्मांड कैसे बना ये जानेंगे तो पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी में जीव कैसे बनी, और जीव बनने के बाद में उसको कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, फिर मनुष्य कैसे बने, स्त्री पुरुष कैसे बने, फिर आत्मा कैसे बनी, परमात्मा कैसे बनी, किसने बनाया, क्या सचमुच आत्मा होता है, क्या सचमुच परमात्मा होता है, या ये काल्पनिक कहानियां हैं, ये गढ़ा गया है अज्ञानता की वजह से या राजनीति के कारण से, और इसको लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। इन सारे चीजों को जो है हम जान सकेंगे अगर हम बिग बैंग थ्योरी को ठीक से समझेंगे। तो आइए थोड़ा बिग बैंग थ्योरी को हम समझते हैं। पुराने जमाने में वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगने लगा था, जब बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हुई तो उनको भी ऐसा लगने लगा था कि ये जो ब्रह्मांड जो दिख रहा है ये स्टैटिक है, जहां तक हम देख रहे हैं वहीं तक है, और ये जैसा बना है वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा जो है मान्यता था। लेकिन इसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये स्टैटिक नहीं है, ये ब्रह्मांड जो है एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है। ये नया थ्योरी आया और इस नए थ्योरी से ही बिग बैंग की शुरुआत हुई। वो थ्योरी क्या था, नया थ्योरी, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है ये बताया कि जब दूरबीन की खोज हुई और आसमान की ओर जब उसको लगाया गया, तो जब आसमान की ओर जब उस दूरबीन को लगाया गया तो उस दूरबीन में ये दिखाई दिया वैज्ञानिकों को कि कुछ जो तारे हैं वो रेड शिफ्टेड कलर के हैं, रेड कलर के हैं, रेड शिफ्टेड है, और कुछ तारे जो हैं ब्लू शिफ्टेड है। तो जो रेड शिफ्टेड है वो ब्लू शिफ्टेड क्यों दिखाई देता है, ये उनके मन में प्रश्न उठा। तो जब वो प्रश्न उठा तो उन्होंने इसको जो है खोजने का कोशिश किया कि ये रेड शिफ्टेड क्यों हो रहा है, ब्लू शिफ्टेड क्यों हो रहा है। तो उन्होंने खोजा वैज्ञानिकों ने, तो ये पाया कि ये जो ब्रह्मांड है धीरे 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 फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, एक्सपांड हो रहा है। जब से शुरू हुआ है तब से ये ब्रह्मांड फैल रहा है। तो जो तारे जो है जो बन गए हैं वो जितने दूर जा रहे हैं, जब जितना दूर जाते जा रहा है वो ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है, और जो नजदीक है वो नजदीक वाले जो तारे हैं वो रेड कलर की दिखाई दे रहा है। ये वैज्ञानिकों ने ये पता किया ब्रह्मांड के एक्सपांड होने से। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उन्होंने फिर इसका उल्टा करने का कोशिश किया। जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, जैसे बैलून को हम फुग्गा को फुलाएंगे, और जब फुलाएंगे तो मुंह के पास में डाट डाट लगा दीजिए फुग्गा में, जैसे फुलाएंगे तो उसमें जो डाट लगे हैं वो फैलते जाएगा, आपसे दूर होते जाएगा। जो डाट है जब बैलून बड़ा होगा तो वो दूर होते 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 दूर होते जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर उस बैलून को जो है हम धीरे 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 सुकुड़ते चले जाएं, उसमें से हवा निकालते चले जाएं, तो क्या होगा, वो धीरे 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 वो छोटा होते होते बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से जो है ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, रेड शिफ्टेड अपने को दिखाई दे रहा है, अगर उल्टा कर दें तो धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसे आ जाएगा कि एक अणु
एक परमाणु के पॉइंट में वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है ये पता किया गया और इसको उन्होंने कहा कि डॉपलर इफेक्ट। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ध्वनि की तरंगे होती है। ध्वनि के तरंगे के लिए आपको जांचने के लिए क्या करना है, आप रोड पर खड़े हो जाइए। रोड पर खड़े होंगे आप, तो जो दूर से जो गाड़ी आ रही है आपके तरफ, जब दूर में है तो उसकी आवाज कम सुनाई देगा। जैसे जैसे आपके पास में वो नजदीक आते जाएगा उसकी आवाज बढ़ते जाएगा। आपके आते आते आवाज बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और फिर आपसे फिर धीरे दूर 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 होते होते जाएगा, तो उसकी आवाज कम होते कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ध्वनि की तरंग। ये होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। और इसको नापने के लिए यंत्र भी बना लिया गया साइंटिस्टों ने कि किस गति से वो ध्वनि हमसे दूर जा रहा है और किस गति से ध्वनि हमारे पास आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब वो टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ओर लगाया गया और जब दूर तक देखा गया, तो जो बाद में जो दो साइंटिस्ट हुए उनका नाम, दो साइंटिस्टों का नाम अर्नो पेंजिया और रॉबर्ट विल्सन। ये 1965 इनको जो है पुरस्कार मिला था वैज्ञानिकों को, ये दोनों वैज्ञानिक को। तो इन्होंने जो है जब आसमान की ओर लगाया डॉपलर इफेक्ट को पता करने के लिए और ब्रह्मांड कितने तेजी से फैल रहा है उसको पता करने के लिए, तो शुरुआती दौर में वो उस जगह पे लगाया जहां पर कोई तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम बाट है ना, किलो का बाट है, उसको जीरो करते हैं किसी चीज को नापने के लिए, सेंटर में रखते हैं वेट करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपने जो दूरबीन है उसको जो है वहां लगाया जहां पर तारे नहीं थे, और उसके बाद में उन्होंने चेक किया। तो जब चेक किया तो वहां से भी शोर, उनको आवाज आ रहा था। जब आवाज आ रहा था तो उनको लगा नहीं, हमारे मशीन में खराबी हो सकती है, हमारे जो दूरबीन है टेलीस्कोप है इसमें खराबी हो सकती है। तो उन्होंने उसको दूसरे दिन सफाई किया। सफाई करने के बाद में फिर जो है उन्होंने फिर धो पोंछ करके फिर मशीन को लगाया, तो वही आवाज जो है फिर से सुनाई दिया। उनको बात समझ में नहीं आया, अर्नो पेंजिया और रॉबर्ट विल्सन को। तो उन्होंने अपने एक साथी वैज्ञानिक को फोन करके पूछा, उनसे बात किया जा करके कि भाई ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, खाली जगह में भी आवाज आ रही है, कुछ शोर सुनाई दे रहा है, ये क्या बात है। तो उनका जो साथी वैज्ञानिक था, उन्होंने उस समय के जो महान वैज्ञानिक जेम्स पेबल, उनका वो लेक्चर सुना था। जेम्स पेबल का लेक्चर में ये जेम्स पेबल कहते थे कि जब हम ब्रह्मांड के ओर जो है अपने इक्विपमेंट को लगाएंगे, दूरबीन को लगाएंगे, तो जो एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, जैसे ये मोटर गाड़ियां जब फैलती है मतलब चलती है और हमसे दूर जाती है, तेजी से दूर जा रही है, तो उसमें से धीमी सी शोर आता है फैलने से, क्योंकि वो डॉपलर इफेक्ट होता है और पिच चेंज हो जाता है ध्वनि की। ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज तेजी से दूर जा रहा है तो उसमें आवाज आना जरूरी है, और उस आवाज को हम नापेंगे तो वो माइक्रो लेवल में आना चाहिए। ये जेम्स पेबल ने अपने लेक्चर में बताया था। तो वो जो साथी जो अर्नो पेंजिया और रॉबर्ट विल्सन, उनको वो बताया कि ये मैंने लेक्चर सुना था जेम्स पेबल से, और उस लेक्चर के बारे में जब उन्होंने ध्यान लगा करके पुनः जो है जो टेलीस्कोप को आसमान की ओर लगाया और लगाने के बाद में फिर से वो शोर सुना, तो उनको लगा कि जो जेम्स पेबल जो कहते थे माइक्रोवेव लेवल पे वो साउंड सुनाई देगा, माइक्रो लेवल पे, और ठीक वैसे ही माइक्रो लेवल पे वो जो साउंड सुनाई दिया।
तो ये सिद्ध हो गया कि ये ब्रह्मांड जो है एनी टाइम फैल रहा है। जाने अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ा खोज कर दिया दुनिया को बदलने का, और इस खोज से फिर उन्होंने उसके लिए किस गति से फैल रहा है उसका गणितीय सूत्र उन्होंने निकाला। प्रकाश की गति, साउंड की गति, आज हम प्रकाश की गति को जान सकते हैं, नाप सकते हैं कि किस गति से जो है प्रकाश जो है हमारे धरती पर आता है और किस गति पे वो दौड़ता है। जैसे सूरज से प्रकाश जो है हमारे धरती तक आने में 8 मिनट से कुछ ज्यादा समय लगता है, और हर सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की गति तय करता है, 3 लाख कुछ किलोमीटर की। ये हमने जान लिया। जब हमने ये जाना किस गति से प्रकाश जो है जो गति करता है, तो इसी प्रकार से किस गति से ध्वनि जो है गति कर रहा है, ये ब्रह्मांड फैल रहा है। जब हमने ये जाना तो आज जो है आप देखते होंगे ब्रह्मांड में जो हम उपग्रह भेजते हैं, ब्रह्मांड में जो रेडियो एक्टिविटी को संचालित करने के लिए हमारे जो मोबाइल है, हमारे टीवी है, हमारे सारे चीजें हैं जिससे इंटरनेट चलता है, तो हम उसी गति में वहां पर जो वो नाप करके वो जो है उस उपग्रह को भेजते हैं और वहां पर केंद्र में हम उसको स्थापित करते रहते हैं, कर देते हैं। अगर हमको गति का जानकारी नहीं होता तो हम ब्रह्मांड में हमसे बहुत दूर किसी उपग्रह को नहीं भेज पाते थे, किसी एक मशीन को नहीं भेज सकते थे, और ये जितने भी जो विकास है वो नहीं हो सकता था। ठीक इसी प्रकार से बहुत बड़ा ये खोज हुआ, और खोज से हमें पता चला कि ब्रह्मांड फैलता है। जब फैलता है ये पता चल गया तो फिर वापस आने का भी रास्ता हमें पता चल गया वो जीरो से। तो ये फिर पता करने का कोशिश किए वैज्ञानिकों ने, जब ये जीरो लेवल में रहा पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल माइनस पॉइंट में, तो उस समय कैसे रहा होगा ये पता करने का उन्होंने कोशिश किया। तो उस समय जो है पता करने का कोशिश किया तो उनको पता चला कि उस समय मात्र हाइड्रोजन की एक अणु थी। हाइड्रोजन जो है विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में उसमें इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति निकली कि वो जो है फैलते 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 आज तक फैल रहा है, इतनी गति से फैल रहा है कि ब्रह्मांड बना, और उसी से जो है हमारा मैटर पदार्थ बना, और उसी से समय बना, उसी से वैक्यूम बना, उसी से एनर्जी बना, उसी से सारे गैसेस बने, और गैस बनने के बाद में, गैसेस बनने के बाद में ये जो जितने जो तारे दिखाई देते हैं वो तारे बने, और उसमें तारे में जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण बना मैटर होने की वजह से, और गुरुत्वाकर्षण बनने के कारण जो है आपस में खिंचाव हुआ उनमें। जब खिंचाव हुआ तो बहुत ज्यादा दबाव के कारण पुनः उसमें विस्फोट हुआ, और जब पुनः विस्फोट हुआ तो फिर गैस बने। फिर गैस बनने के बाद में फिर उसमें से जो लाइटर एलिमेंट था, गैस से जो निकलने वाले जो बारीक जो कण थे वो एनर्जी में जल गए, लेकिन जो हेवियर एलिमेंट थे, जो हेवियर मैटर थे, वो नहीं जल पाए। वो पुनः गुरुत्वाकर्षण के बाद में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने से ये जो तारे बने, और तारे आज भी बन रहे हैं। कुछ तारे जो है जीवित हैं और कुछ तारे जो है मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। तो उसी प्रकार से हमारे ये सूरज बना, स्टार डस्ट हुआ, जो उस समय सुपरनोवा हुआ, विस्फोट हुआ, उससे जो है सूरज बना। और सूरज बनने के बाद में उसी समय जो है ये पृथ्वी बना, और पृथ्वी बना तो पृथ्वी में जो है फिर धीरे धीरे आगे चल करके ये पानी बना, और पानी बनने के बाद में जब पृथ्वी जब ठंडा हुआ, पानी बनने के बाद में फिर उसमें से जो है पृथ्वी के अंदर से भूकंप हुआ। ऊपर से जो है क्या बोलते हैं, जो गिरता है तारामंडल जो गिरता है उसको क्या कहते हैं सर, वो जो है वो होते रहा। और इस किस्म से होते होते फिर ये जीव बना। समुद्र से जीव की शुरुआत हुई, गर्म जीव से। उसका एक अलग जो है इतिहास है, जीव जो कैसे पैदा हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इतना मैं जो है, ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन आपने 5-10 मिनट में खत्म करना था, करके मैंने
ऐसी आपको बताया। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो पुरानी मान्यताएं थी कि ब्रह्मांड को किसी सुप्रीम पावर ने बनाया, अलौकिक शक्ति ने, और वो थ्योरी आज तक चल रहा है, और उस थ्योरी के आधार पर भगवान भगवती का निर्माण किया गया, पुरानी थ्योरी के आधार पर। और भगवान भगवती देवी देवता के निर्माण हुआ, और देवी देवता के निर्माण होने से मनुष्यों का निर्माण हुआ, और मनुष्यों का निर्माण जो है, देवी देवता ने एक नीति नया नियम बनाया कि मनुष्यों को कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। उसके लिए उन्होंने फिर मनुष्यों को भी डिवाइड किया, जात पात बना, ऊंच नीच बना, और ये ऊंच नीच बना करके लोगों का शोषण होते रहा, आज तक हो रहा है। ये सारे के सारे जो है एकमात्र कल्पना से था, कल्पना के कारण। जब लोगों का दिमाग विकसित नहीं हुआ था, तब ये थ्योरियां गढ़ी गई। विज्ञान जो है जब बना, तो ये हमको समझा दिया है कि ये थ्योरी गलत है, ये अंधविश्वास है, पाखंड है। जब हम लोगों को ये विज्ञान समझा पाएंगे, आर्टिकल 51 के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तब हमको जो है सही मायने में पूर्ण इंसान होने का गौरव हासिल होगा, और ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत समाप्त हो जाएगा। अन्यथा हम लाख कोशिश करें, लाख कहें कि ये अंधविश्वास है, हम उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अंधविश्वास ही उसका जीवन का आधार हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उनको समझा सकेगा कि ये जो है पाखंड है, अंधविश्वास है। और ज्ञानार्जन की अपने को विकास करना है। ज्ञानार्जन, तर्क शक्ति को जितना हम बढ़ाएंगे, हर चीज पे हमें तर्क करना है। किसी बड़े आदमी ने कह दिया वो सच है, ये हमको मानना नहीं है। किसी जो है बड़े ग्रंथ में लिख दिया वो सच है, ये हमें मानना नहीं है। किसी नेता ने कह दिया, किसी साधु सन्यासी ने कह दिया, या किसी वैज्ञानिक ने भी कह दिया। आज के तारीख में वैज्ञानिक ही पाखंड में घुस गए हैं। जब इसरो मिशन में वो जो है लॉन्च करते हैं, वो ये तो उसमें वो नींबू मिर्ची लगा करके वो लॉन्च कर रहे हैं। तो किसी वैज्ञानिक ने कह दिया, ये भी हमें एकाएक मानना नहीं है, बल्कि अपने जो है तर्क शक्ति को बढ़ा करके, तार्किक दृष्टिकोण अपना करके, हमके जो ज्ञानार्जन करके हमें उस बात को चेक करके मानना होगा। आज हमारे बहुत शोषण हो रहा है सर। और वो सब मैं राजेश साहब की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर लास्ट कमेंट के रूप में आपसे मैं बात करूंगा। समय हमारा नजदीक हो रहा है, तो ठीक है, बंजारे जी को ले लीजिए। जी, राजन बंजारे साहब स्क्रीन पे है। राजन बंजारे सर, लगता है कहीं चले गए। राजन बंजारे साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आगे साहब। मैं चाहूंगा कि सर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, समय हमारा नजदीक आ रहा है, 22 हो गया है। 5 मिनट में आप अपना विचार रख सकते हैं। उसके बाद में फिर लास्ट कमेंट के रूप में मैं भार्गव जी से बोलूंगा, फिर राष्ट्र कार्यक्रम करेंगे। जी सर, वैसे भार्गव जी जो है अच्छी जानकारी दिया है कि हमारे मैं अभी बाकी सब कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सर। मैं इसी में ही चर्चा करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सबको जय भीम। ये हमारा मूल कर्तव्य जो है संविधान का पालन और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और गान का आदर करना। ये हमारे लोगों ने राष्ट्रध्वज को बड़ी मेहनत से बनाए हैं और राष्ट्रगान को भी एक मेहनत से बनाए हुए हैं, उनका हम सबका आदर करना है। और दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत का पालन करना। ये स्वतंत्रता जो जिस तरह से हमें मिली, कैसे मिला, उनके सिद्धांत कैसे थे, उनके बारे में भी हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। ये संप्रभुता मतलब एकता और अखंडता,
किसी तरह से खंडित ना हो, एकत्रित रहे और उनकी स्वतंत्रता पे भी किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। और चौथा है कि देश की रक्षा और हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है उनको जानना जरूरी है। और 5 है भाईचारा बनाना। भाईचारा मतलब क्या होता है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे और किसी भी रंग के नाम पे एक स्थान से दूसरे स्थान में रहने वाले के नाम से किसी प्रकार की उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। और हमारे मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा जैसा एक चला जा रहा है हिंदू एक राष्ट्र बनाना है, ऐसा नहीं है। हमारा देश एक मिश्रित संस्कृति है, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का, ये सब अलग अलग संस्कृति है, वो उसको हम सम्मान करना है। और हमारी संस्कृति जो गौरवशाली है, जो पुरानी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो गौरवशाली, उसको महत्व को समझना है और समझते हुए उसको लोगों को एक परिभाषित भी करना है, परिरक्षित करना है, जानकारी देना है हमारी संस्कृति कैसे थी। और इसके अलावा जो प्रकृति के द्वारा हमें जो प्राप्त किया, जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखना है। जैसे झील है, नदी है और वन्य है, जितने भी हमारे जो साथ में मूलभूत हमारे जीविका के लिए काम आते हैं, जो जीवन में उपयोग होता है, उनको भी रखना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे अभी भार्गव जी बहुत डीप में बताए हैं। और सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा रखना है। और माता पिता का इतना कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को 14 साल की उम्र तक उसको निःशुल्क शिक्षा देना है। ये सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को माता पिता को भी पालन करना है कि हम अपने बच्चे को 14 साल तक के बाद ही उसको सोचने समझने की शक्ति आती है, कहाँ आगे जाए ना जाए, इनके भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे भार्गव जी वैज्ञानिक के बारे में बहुत ही डीप में जानकारी दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सौर मंडल कैसे बनता है, तो उसमें बताना चाहूंगा कि सौर मंडल का एक परिवार होता है, जिसका उसको मुखिया जो होता है सूर्य को बोला जाता है। उसके अलावा उसके एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर। उसके बाद बुध ग्रह लगाती है, उसके बाद बुध के जस्ट पीछे में शुक्र लगाती है, शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी आता है। और ये पृथ्वी के भी उपग्रह हैं, बाकी ग्रहों के भी होंगे, मैं तो सबसे ज्यादा हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। ये पृथ्वी एक उपग्रह है। जो पृथ्वी उपग्रह के कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती चंद्रमा। और जो भी हम देख रहे हैं आज नेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो देख रहे हैं, जिस तरह से एक उपग्रह और भेजते हैं, पृथ्वी के एक सहायक उपग्रह और भेज करके छोटे छोटे, जिसको हम कभी कभी जो उनका जो उपग्रह फेल हो जाता है तो उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, गिर जाते हैं। ये किस कारण होता है? ये सभी चीज जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब तक अपनी गुरुत्वाकर्षण नहीं बना के रखेंगे तो वो आकाश में किसी प्रकार से या सौर मंडल में नहीं टिक पाएंगे। तो इसमें जो हमारा पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत बताया, जानकारी दिया कि हमें चंद्र ग्रहण कैसा होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो हमें जितने भाग में चंद्रमा नहीं दिखेगा, दोनों के बीच में आ जाएगा। मतलब सूर्य नहीं दिखेगा तो वो चंद्र ग्रहण में दिखेगा, आधे क्षेत्र में, आधे में नहीं दिखेगा। इसी तरह से सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण क्या हो जाएगा, इसको भी हमें जानना जरूरी है। जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी जो है चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र तो स्वप्रकाशित नहीं होता है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। जब सूर्य के प्रकाश ही नहीं जाएगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण जो है, चंद्रमा जब आ जाती है, दोनों सूर्य और पृथ्वी तो होता है। इसी तरह से हमारे और ऋतु बनती है ना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब बनती है। ये सब हमारे एक चंद्रमा और पृथ्वी के उपग्रह और ग्रह के कारण बनता है। ये डिटेल में हम लोग और किसी दिन लेंगे। और उसके बाद आती है हमारा मंगल ग्रह आता है।
पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है, बृहस्पति आती है, फिर शनि आती है, यूरेनस आता है, और जिसको वरुण भी बोलते हैं, प्लूटो बोलते हैं। ये हमारे 9 ग्रह होते हैं और सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी अक्ष में रह करके वो चक्कर लगाती रहती है। तो इस तरह से जो ये हमारे चक्कर लगाने के कारण ही और हमके भ्रमित कर दिया गया है कि ये जो है 9 ग्रह, जो हमारे वैज्ञानिक लोग इसको याद रखने के लिए दिन बनाया गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ऐसे करके एक दिन बनाया गया। तो उसको इन लोगों ने एक ग्रह के रूप में, अब क्या जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, लोगों को शोषित करना है तो ग्रह के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं। जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां हैं, उसको देवी देवता मानना शोषण करने का एक माध्यम होता है। और इसी शोषण करने के माध्यम से जब तक हम साइंस को नहीं जानेंगे, भगवान और भाग्यवान को, भाग्य और भगवान को मानते रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इन सब से हमें सबको दूर रहना है। तो दूर रहने के लिए हमें साइंस को जानना जरूरी है। जब तक हम साइंस को नहीं जानेंगे, साइंस के साथ हमारे संविधान को जानना है, हमारे नियम कानून को फॉलो कराने वाला कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये संविधान को जरूरी है। अगर हमारा संविधान रहते हुए, जिस तरह से संविधान सब कुछ है पर नहीं हो पा रहा है, सौरमंडल सब कुछ है, भ्रमित करके रखा हुआ है, एक ग्रह ऐसा चक्कर आता है, ग्रह बन लग जाता है, ये लग जाता है। हमारे लोग तो एक से एक उसको शोषण करने का, अपना समय का भी दुरुपयोग करता है, साथ में अपने शरीर को भी करता है। साइंस को जान नहीं पाते हैं, बीमार हो जाने पे अपने आप में बोलता है कि शनि राहु केतु लग गया, झाड़ो करो, फूक कराओ, है ना, नींबू बांधो, सब हो गया, बैगा के पास जाओ, ये सब बातें होती रहती है। तो साइंस को हमें जानना जरूर है। इतना कह करके मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना है और आप समय भी कम हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भंडारे साहब। श्यामलाल भार्गव साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी विराम दें और अपनी बात रखें। ओके, थैंक यू सर। अंत में मैं ये बताना चाहूंगा देश की जनता को, और आज के इस विषय को लेने का मकसद मेरा ये है कि कुछ सालों से संविधान ने हमें मौलिक कर्तव्य दिया है। क्या हो गया, सुनाई दे रहा है सर? जी सुनाई दे रहा है, आप उल्टा हो गया थोड़ा सा। उल्टा हो गया क्या? सेव करना पड़ेगा क्या है? आपका रोटेट में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, सीधा हो गया। ठीक है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर से हमारा ध्यान कुछ समय से हटाया जा रहा है। 2014 की घटना मुझे याद आता है, जब सरकार का गठन हुआ, नया सरकार आया, तो सरकार के जो मुखिया हैं, वो मुखिया डॉक्टरों का एक सभा आयोजित करते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनका, और उस सभा में वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में आदि काल से प्लास्टिक सर्जरी होता था, और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा मानव के शरीर में जानवर के शरीर को भी फिट कर दिया जाता था। इस पर आप लोग शोध करें। फिर आगे चल करके वो कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों ने बहुत पहले से हमें बता दिया है, जो पंचगव्य है, गाय का गोबर, गाय के मूत्र, ये अमृत है, इससे सोना निकलता है, इंसान के लिए अमृत है, इस पर आप शोध करो। फिर आगे भी और कहता है कि जो संजीवनी बूटी है वो अमृत है, हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया है, उस पर आप खोज करें। हमारे देश की संविधान की 246 संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, उसको सूची बना करके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें देश के सरकार को ये आदेश दिया है कि देश की सरकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी इसको बढ़ाने के लिए, रेशनलिटी को बढ़ाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करेगा। और उसी के तहत जब से हमारा देश आजाद हुआ,
बहुत सारे IITs बने, बहुत सारे भाभा एटॉमिक केंद्र से लेकर के 2-3 केंद्र जो है तर्कशीलता वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए और विज्ञान में डेवलपमेंट करने के लिए संस्थाएं बनी और उनको बजट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो जो बजट है बहुत जीरो लेवल पे बजट मिलता था हमारे, उसमें से भी काट करके जो पाखंड है, जो कभी था ही नहीं, हो नहीं सकता किसी ने ऐसा ही लिख दिया। उस जमाने में दिमाग विकसित नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, उस पर सारे बजट को खर्च किया जा रहा है। देश किधर जा रहा है? देश पुनः जो है वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से हट करके पुनः वो पुरानी पद्धति की ओर जा रहा है। तो देश की जनता को समझने की जरूरत है इन सब बातों को। इसी प्रकार से आप देखिए नीति निर्देशक तत्व में 48 में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संवर्धन करना है, आगे बढ़ाना है, जिसके बदौलत आज जो है इतनी आबादी हमारी देश के अंदर में बढ़ गई है। करोड़ों की आबादी, अरबों जो है 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। हम जो है उस वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके उनका भोजन मुहैया करा पा रहे हैं। जब ये तकनीक नहीं होता तो इतने सारे लोगों को हम भोजन मुहैया नहीं करा सकते थे। हमने कृषि का औजार बनाया वैज्ञानिक तकनीक से। हम जो है आज के युग में वैज्ञानिक तकनीक से मेडिकल साइंस को डेवलप किया, एलोपैथी का डेवलप किया, और एलोपैथी को डेवलप करके जब साइंस नहीं था तो लोगों की जो औसत उम्र जो है हमारे देश के अंदर में मात्र 35 साल हुआ करता था। आज साइंस डेवलप होने से लोगों की औसत उम्र जो है 75 वर्ष हो गया है। इस साइंस का देन है। लेकिन ये जो आज का जो हुकूमत है वो पुनः हमें वापस उसी दुनिया की ओर ले जाना चाहता है, झोपड़पट्टी की ओर ले जाना है, टट्टी और पेशाब से लोगों का इलाज कराना चाहता है, जो ठीक नहीं है, विकास के लिए बाधक है। आज आयुर्वेद को बढ़ाया ज्यादा दिया जा रहा है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। कोई ये बता नहीं सकता है कि आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर में कैसे काम करता है, किन किन तत्वों को इफेक्ट करता है, कैसे RNA, DNA, राइबोसोम, लिपिड मेम्ब्रेन जो होता है हमारे शरीर के अंदर में, उसके साथ में कैसे वो क्रिया करता है, आज आयुर्वेद हमें नहीं बता सकता है, प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एलोपैथी ये प्रूफ करता है कि हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी तत्व है उस पर वो कैसे काम करता है, कहाँ पर काम करता है, किस बीमारी में काम करता है, बाकी जगहों पर क्या उसका इफेक्ट होता है, उस आधार पर वो जो है प्रमाण के आधार पर हमको जो है बताता है, और बता करके फिर हमारा इलाज होता है, जिससे हमारा उम्र बढ़ रहा है। अतः मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ देश की जनता को कि आप जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझें और अपने कर्तव्य को निभाएं। आर्टिकल 51 क में ही कहा है, का पहला क में लिखा है संविधान का पालन करें। संविधान के पालन करने के देश के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है, सरकारों की ड्यूटी है। ये सरकार जो है संविधान की पालन नहीं कर रहा है। संविधान का जो है जो अनुसूची 7 उसमें जो है ये कहा गया है विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। उसका जो है सूची, संघ सूची में वो 63, 64, 65, 66, इसको आप पढ़ेंगे, देश की जनता पढ़ेगा तो उसके सारी बातें समझ में आएगी। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की जनता साइंस और टेक्नोलॉजी को समझे और अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। इतनी कह करके आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय शुक्रिया श्यामलाल भार्गव साहब। आपने भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में और एक स्टैटिस्टिकल जो महत्व है उसको लेकर अच्छे से आपने परिभाषित करने की कोशिश की है आज के विषय पर। हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति चाहने से पहले हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि समय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर जो हमारी चर्चा हो रही है उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े खास मेहमान हमारे श्यामलाल भार्गव सर का
राजेंद्र बंजारे जी का स्पेशल धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी का, जो अमेरिका से हमारे एमएलए समय का कार्य करते हैं, उनका भी स्पेशल धन्यवाद। और भाई सब मानवता चैनल से आप लगातार जुड़े रहें और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।